याद आते हैं लीजेंड्स जब वो चले जाते हैं। ऐसा ही होता है उन कारों के साथ जिन्हें हम उनके जाने के बाद याद करते हैं। मगर चौंकिए नहीं, इन 5 का भी टिकट कटने वाला है और ये भी उन्हीं लीजेंड में शामिल हों। तो फिर क्या हम पहले संभल सकते हैं? चलो पहले बात करते हैं उन 5 कारों की जो लीजेंड थी और चली गई, और फिर बात करेंगे उन 5 कारों की जो कभी भी जा सकती हैं। और ये आखिरी वाली तो बहुत बेहतरीन है, खासतौर से पहली लिस्ट में जो चली गई। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। लीजेंड का नाम आए और पोलो का नाम ना आए तो अन्याय के अलावा कुछ नहीं हो सकता। जी हां, फॉक्सवैगन पोलो अपने आप में एक लीजेंड थी। आज हम बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी, हैंडलिंग, परफॉर्मेंस, चिपक के चलने की बातें करते, ये सब पिछले जमाने में ही पोलो कर चुकी थी। और शायद उस समय हमें तमीज नहीं थी, हमें अकल ही नहीं थी कि सॉलिड बिल्ड क्वालिटी वाली कारें खरीदनी चाहिए, मजबूत कारें खरीदनी चाहिए, बेहतरीन हैंडलिंग वाली कारें खरीदनी चाहिए और सेफ कारें खरीदनी चाहिए। हमें नहीं समझते, हम तो एवरेज के पीछे भाग रहे थे और खरीदने लगे ज्यादा एवरेज देने वाली कारें उसी सेगमेंट की, जैसे कि बलेनो। वो ज्यादा एवरेज देने के लिए मशहूर थी और बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट भी था। लेकिन सच है कि पोलो के जाने के बाद उसकी याद आई। क्या खासियत थी पोलो की? एक शानदार हैंडलिंग, सॉलिड बिल्ड। जब उसके सेल्समैन दरवाजे में खड़े होकर दिखाते थे कि ये देखो मजबूत कार है, तो हमें लगता था हम किसी और कार के दरवाजे पर अगर खड़े हो गए ना, वो तो टूट के गिर जाएगा। मगर फिर भी हम पोलो को इग्नोर करते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। ध्यान से समझे, पोलो जब आई कई तरह के इंजन ऑप्शन, 1.5 लीटर TDI बहुत मशहूर था। इसके अलावा 1 लीटर MPI भी आया। 1 लीटर TSI काफी मशहूर था और GT लाइन का तो कहना ही क्या, वो तो बवंडर चीज थी। हालांकि उसकी बात नहीं करते, थोड़ी महंगी भी तो थी और इनमें बहुत मशहूर थी। शुरुआत में अच्छे लोगों ने इसे परचेज भी किया, लोगों को पसंद आई, लोगों को रिस्पेक्ट थी कि हाँ ये जर्मन इंजीनियरिंग वाला प्रोडक्ट, मेड इन इंडिया। हाँ, ये सब कारें इंडिया में ही बनती थी, जर्मनी से नहीं आती थी, इंडिया में ही बनती थी, कंपनी जर्मन की थी, लेकिन उसकी सॉलिडनेस यहां पर भी मेंटेन थी। देखो क्यों इंडिया छोड़ना पड़ा, ध्यान से समझे। पहली चीज कि जब वो आई तब अच्छा था, फिर उसका थोड़ा डाउन हुआ, फिर थोड़ा और डाउन हुआ, मार्केट धीरे धीरे गिरता रहा। गिरने की वजह क्या थी? प्रीमियम प्राइस थी, कीमत ज्यादा थी, एवरेज कम दे रही थी। नतीजा, लोगों को पेट्रोल 60 रुपए लीटर भी महंगा लगता था। खैर अब तो जाने दो क्या भाव है, आपको बताइए। उस समय जब 60 रुपए था तभी लोगों ने सेल कम कर दी और लोग ज्यादा एवरेज देने वाली कारों पर चले गए। इसका पेट्रोल खत्म ही नहीं होंडा वाली। हाँ, और नतीजा ये हुआ कि पोलो की सेल गिरती चलेगी। सबसे बड़ी कमी इसकी थी कि मार्केट को इन्होंने समझा नहीं और अपनी प्राइसिंग को इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट नहीं किया। मगर दूसरा लीजेंड, वो लीजेंड जिसने भारतीय बाजार का मिनी SUV मार्केट का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट था, आज भी कोई उसके आसपास नहीं खड़ा है, कोई भी आसपास नहीं खड़ा है, और इसका नाम है फोर्ड इको स्पोर्ट। जिसने इसका 1 लीटर इको बूस्ट चलाया उसको पता है कि परफॉर्मेंस नाम की चिड़िया क्या होती है। हमने YouTube पर ऐसे वीडियो देखे जिनमें कि पानी में दूसरी गलती की वजह से इको स्पोर्ट को बैलेंस करने में दिक्कत आई और 4-5 गुलाटी खाकर इको स्पोर्ट रुकी और उसमें से ड्राइवर निकल के बाहर खड़ा हो गया। पूछने लगा क्या हुआ भाई साहब? यार क्या सॉलिड गाड़ी थी, देख के दंग हो जाते थे लोग कि इतनी मजबूत, इतनी बेहतरीन, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, इतनी शानदार हैंडलिंग वाली असली फोर्ड इंडिया में ही असेंबल होती थी, यही बनती थी, मेड इन इंडिया। फिर भी हम उसे क्यों नहीं देख रहे थे? फोर्ड से भी कुछ गलतियां हुई थी। 1.5 लीटर डीजल इंजन शानदार काम करता था, 1 लीटर इसका इको बूस्ट का तो कहना ही क्या। इसके अलावा 1.5 लीटर पेट्रोल भी आता था। मगर इंडिया में क्या था, सब 4 मीटर कारों पर 1.2 लीटर से अबव होने की वजह से उस पर 48% ड्यूटी लगती थी, GST, और बाकी कारों पे 28%। तो 28% वाली कारों ने ग्रो करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी गलती उनसे ये हुई, वो चाहते तो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दे सकते थे जो उनके पास मौजूद था ऑलरेडी फ्री स्टाइल और फिगो के लिए, जो 97 PS की पावर दे रहा था। यानी पावर कम नहीं थी, मगर फोर्ड कहता था पावर तो ज्यादा ही चाहिए। अरे आपको इंडियंस को ज्यादा पावर नहीं, सही वैल्यू चाहिए। यहां पर फोर्ड से गलतियां हुई। हाँ, फोर्ड गई क्यों, उसके तो बहुत सारी बातें हैं, मगर जो असली बात है कि फोर्ड का जब एक्चुअल पेरेंटल कंपनी का जहां अमेरिका में वहां मैनेजमेंट बदला तो उन्होंने प्रॉफिट के चक्कर में कई कंट्रीज की फैक्ट्रियों का गला काट दिया
और उसमें इंडिया भी शामिल था। चलो अगली कार की बात करते हैं, वो भी फोर्ड की थी। फॉर्च्यूनर का जलवा जो आज हम देख रहे हैं, ये उसने गिफ्ट में दिया फॉर्च्यूनर को। नाम है एंडेवर। 5 सिलेंडर वाला 3.2 लीटर इंजन जिसने चला लिया उसे कुछ पसंद नहीं आया। ये वो सच्चाई है। ऑफ रोडिंग करनी है, कहीं भी लेके जाइए उसको। और उसके बाद कंपनी ने क्या किया, एमिशन नॉर्म्स के चक्कर में उसमें 2 लीटर का छोटा डीजल इंजन दे दिया। हालांकि उन्होंने 10 स्पीड का गियर बॉक्स दिया। क्या मजाक लग रहा है? नहीं, सच में 10 स्पीड का गियर बॉक्स था वो। क्या गजब का गियर बॉक्स था, इतना स्मूथ पता ही नहीं चलता था। मगर उसके बावजूद वो कीमत भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और टोयोटा की लीगेसी जो बनी हुई थी इनोवा क्रिस्टा और कॉलेज की वजह से, उसको बीट नहीं करने को तैयार हुए। इंडियन कंज्यूमर से भी गलती हुई कि वो समझ नहीं सका कि इतनी फीचर रिच बेहतरीन सॉलिड कार को सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजों की वजह से इग्नोर किया। अब अगले लीजेंड की बात करते हैं, जिसका नाम सुनते ही यार स्माइल जबरदस्त आती है। वो इंडिया की प्यारी सी टाटा नैनो। रतन टाटा का सपना था और उन्होंने सपने को साकार करके दिखाया। इंडिया को रियली वो कार मिली जो सबसे सस्ती थी। मगर इसको कुछ लोगों ने मजाक में लटकिया कहा और कंपनी की भी गलती थी कि उन्होंने इसको ऐसे प्रमोट किया कि सबसे सस्ती कार, गरीबों के लिए कार, 2 व्हीलर से चलने वालों के लिए कार कह के उसको इंडिया में कार को हमेशा लग्जरी, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और प्रीमियम प्रोडक्ट जाना जाता है। अगर आप उसको ही नीचा दिखाओगे तो लोगों को क्यों खरीदेंगे? वही हुआ, लोगों ने शुरुआती जोश में खरीदा, कार भी बड़ी बेहतरीन थी, मगर धीरे धीरे उसकी सेल घटती गई। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता था गाड़ी तो आती है 2.25 लाख में, लेकिन लोग इसे लटकिया कह के बुलाते हैं, तो उनकी नाक कट जाती थी। और शायद यही रीजन था कि टाटा को अपने बेहतरीन प्रोडक्ट से धीरे धीरे सेल घटने की वजह से हाथ धोना पड़ा। टाटा नैनो की सबसे बड़ी खासियत, छोटी सी कार समय से पहले भारत में आ गई थी। उस छोटी सी कार में खूब सारा स्पेस था, पीछे इंजन लगा होने की वजह से पावर भी अच्छी मिल जाती थी। भले वो फिगर्स में कम लगती थी, मगर चलने में कहीं से कमजोर नहीं थी। एसी भी ठीक काम कर रहा था। जब इतना स्पेशियस गाड़ी रियर व्हील सिस्टम के साथ चल रही हो तो मजा तो आता था चलाने में। और इसीलिए हमने तो लेह लद्दाख में भी नैनो को चलते हुए देखा था। यानी गाड़ी में कमी नहीं थी, बस उसकी ब्रांडिंग का तरीका गलत था। और शायद ये लीजेंड जिसे आज हम बहुत मिस करते हैं, इंडिया से चला गया, पूरी दुनिया से ही चला गया। सच बात तो यह है कि नैनो अपने समय से पहले आया था। हालांकि रतन टाटा का सपना बहुत सही था। आज की तारीख में हमें पता है कि शहर की भागदौड़ ट्रैफिक में नैनो जैसी छोटी कार की कितनी जरूरत है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और इसीलिए अगली कार यहां पर शामिल है और उसका नाम है मारुति सुजुकी की इग्निस, जो अभी ताजा डिस्कंटिन्यू हुई है। मैं कहता था वैगन आर मत ले, इग्निस ले ले यार, जिंदगी भर याद रखेगा। जिन्होंने इग्निस खरीद ली थी वो सब सैल्यूट ठोकते हैं, बोले अमित जी अच्छा किया आपने मुझे वैगन आर नहीं खरीदने दी। क्यों? क्योंकि इग्निस के साथ 1.2 लीटर इंजन मिल रहा था, चिपक के भी चलती थी। वो वैगन आर डिस्को नहीं करती थी, झूलती नहीं थी। ये बात सही है। उसके मुकाबले फार बेटर प्रोडक्ट था, सेम प्राइस में था। शानदार इंजन जो रिफाइंड भी था, अच्छा भी था, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस थी, बड़े व्हील थे, सब कुछ बढ़िया था। लोगों को बस पीछे का डिजाइन में थोड़ा सा नुक्स निकाल दिया और उस नुक्स का नतीजा ये हुआ लोगों ने इसे खरीदा ही नहीं। हालांकि एक समय 4,000-5,000 कारें पर मंथ बिकती थी, वो 6,000 तक भी बीच में गई, मगर फिर धीरे धीरे घट के 1,200-1,400 यूनिट हो गए। और कंपनी ने कहा हटाओ यार, शोरूम में जगह बनाओ। एक कार कम होगी तो शोरूम में दूसरी कारों के लिए जगह बन जाएगी, और दूसरी कार जिसके लिए जगह बनी वो भी नहीं बिकी। बात होगी आने वाली उन 5 कारों में जो कभी भी टिकट इनका कट सकता है। हाँ, इग्निस 1.2 लीटर इंजन के साथ आती थी, बेहतरीन एवरेज था 18-17 का शहर में और 22-21 का मिल जाता था हाईवे पे। और ये अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस, अच्छा स्पेस, खूब सारे हेडरूम और ओवरऑल अच्छी जानी जाती थी गाड़ी, वो भी कम कीमत में। अभी हाल में एक बड़े यूट्यूबर ने भी उसे खरीद लिया और उनका भी इरादा गलत नहीं था, शायद सही सोच थी कि जाते जाते ले लो, क्योंकि लीजेंड है ये, चली जाएगी तो अफसोस होगा। और सही हुआ। चलो अब बात करते हैं उन 5 कारों की जिनका पत्ता कट सकता है, सिर्फ इन्हीं वजहों से जो हम अच्छी कारों को
इग्नोर करते हैं। सबसे पहले नंबर पर मारुति सुजुकी जिम्नी, लोग इसे सुपर फ्लॉप कार कहते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि इसमें वही 1.5 लीटर इंजन लगा हुआ है जो डंका बजाता है आर्टिका में, ब्रेजा में। काफी बेहतरीन, हमेशा 4x4, ऑल टाइम 4x4 सेटअप के साथ, यानी आप उसे चेंज कर सकते हो 4 हाई 4 लो। मैंने देखा है लोगों को ऑफ रोडिंग करते हुए फॉर्च्यूनर से, थार से, जब वो फंस जाती है ना अपना निकालने के लिए जिम्नी आती है। ये सच बात है कि जिम्नी का जलवा वहां भी है कि वो अपने से भारी भरकम ज्यादा कारों को खींच के ले आती है बर्फ में, कीचड़ में। क्यों? क्योंकि जिम्नी असली 4x4 ऑफ रोडर है। लेकिन जिम्नी को इग्नोर करना गलत था। 1.4 PS की पावर, 134 Nm टॉर्क, फिगर्स में कम, लेकिन परफॉर्मेंस ऐसी लीनियर कि आपका दिल खुश हो जाए। बस एक ही कमी थी कि प्रॉपर बड़ी एसयूवी जैसी दिखती नहीं थी, 4 लोगों के बैठने की जगह। और शायद इन्हीं वजह से लोगों ने जिम्नी को इग्नोर कर दिया, क्योंकि बदले में उन्हें थोड़े से ज्यादा पैसे देकर थार जैसी बड़ी सी गाड़ी मिल रही थी जो भोकाल दिखा रही थी, परफॉर्मेंस नहीं, भोकाल दिखा रही थी। और शायद इसीलिए लोगों ने उसकी तरफ स्विच कर गए और जिम्नी को नहीं। लेकिन याद रखिए, जिम्नी वो कार थी जब आई नहीं थी तो सब कहते थे जिम्नी लाओ, आएगी तो धड़ल्ले से बिकेगी। जिम्नी आई और हम शायद जल्दी टाटा बाय कर बैठे। दूसरी कार मेरी नजर में इंडिया की बेस्ट मिड साइज एसयूवी, ऐसी जिसका आराम जबरदस्त, जिसमें स्पेस जबरदस्त, जो शानदार रिलायबल प्रोडक्ट है, होंडा एलिवेट। अफसोस की बात है उतने नंबर में बिक नहीं रहा, जबकि इसमें कोई कमी नहीं। बस कमी कंपनी की पॉलिसी में है कि उन्होंने ज्यादा इंजन ऑप्शन नहीं दिया, हाइब्रिड नहीं दिया, डीजल नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, सीएनजी भी नहीं दिया। बस उसी में कभी ब्लैक एडिशन कभी व्हाइट एडिशन दे रहे, उससे कुछ होना नहीं। एलिवेट जैसा मार्केट प्रोडक्ट जिसमें बैठ के आपको लगता है कि यह सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कार है, सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार है, उसके बावजूद बेहतरीन होंडा की रिलायबिलिटी, शानदार इंजन, उसके बावजूद होंडा एलिवेट वो सेल नहीं ला रही है जो वो डिजर्व करती है। मगर ये बात सही है कि एलिवेट पास ऑप्शन कम है और कंपनी के ऊपर ठप्पा लग गया कि यह महंगा मेंटेनेंस वाला प्रोडक्ट है। ओपन मार्केट में पार्ट्स ना प्रोवाइड करना एक बड़ा रीजन है। और दूसरा, यहां भी गलती हुई कि उन्होंने साथ ही साथ हाइब्रिड भी देना चाहिए थे, जो वो मिस कर गए। क्यों? क्योंकि उनका हाइब्रिड, टोयोटा वाली हाइब्रिड जो हाइराइडर या ग्रैंड विटारा या विक्टोर्स में आती है, उससे महंगा है। उनको लगा कि इस कंपटीशन में हमारी गाड़ी कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा तो हाइब्रिड महंगा है, और शायद इसी डर से वो आज तक लॉन्च नहीं कर पा रहे। आगे करेंगे ऐसा उम्मीद जरूर है, मगर तब तक कहीं देर ना हो जाए और एलिवेट भी लीजेंड में शामिल ना हो जाए। प्लीज ऐसा मत हो तो ही बेहतर है। अब बढ़ते हैं अगली कार की तरफ, जो क्या शानदार परफॉर्मेंस देती है, मगर इंडियंस को समझ में ही नहीं आ रहा। हम तो मैग्नाइट, पंच, फॉर्म्स में उलझे पड़े हैं। हम भूल गए कि एक ऐसी थोड़ी सब 4 मीटर से ज्यादा छोटी मगर शानदार बिल्ड वाली मजबूत और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एक कार इंडिया में आती है। शुरुआत में कंपनी ने उसे हैचबैक कह के प्रमोट किया, बाद में उसे एसयूवी कहने लगे। नाम है उसका सिट्रॉन C3 टर्बो। यार परफॉर्मेंस है कि ब्लास्ट है, जो चला लेता टर्बो ना वो फिदा हो जाता उसके ऊपर। सस्पेंशन इतने अच्छे कि आराम, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, गर्दन दर्द, सब नाम भूल जाओ। और सीटें ऐसी कि देख के दिल खुश हो जाए। बस कंपनी ने क्या किया, कुछ फीचर्स कम दिए, लोगों को समझ में नहीं आया। उनको लगा कम कीमत में कम फीचर्स देंगे तो लोग खुश हो जाएंगे। उल्टी सोच, इंडिया में लोगों को कम पैसे देने लेकिन फीचर्स ज्यादा चाहिए। याद आया ना, मैंने शुरुआत में ही बताया था पोलो के साथ क्या हुआ, बस वही हुआ यहां भी। यहां इनने पैसे ही कम कर दिए और फीचर्स भी कट कर दिए, और फिर उसके बाद जब समझ आया तो उन्होंने फीचर्स बढ़ा दिए। अब फीचर्स तो सही हो गए लेकिन कीमत कम ही है। मगर अफसोस की बात यह है कि गुडविल खराब हो गई इतने दिनों में। ऊपर से सर्विस नेटवर्क नहीं है। सर्विस नेटवर्क क्यों नहीं है उसके तो बहुत सारे रीजन है। कंपनी कभी भी यह कह ही नहीं पाई कि उनकी कोई गाड़ी कभी भी सुपरहिट होगी। 1.2 लीटर टर्बो 110 PS की पावर देता है 190 Nm टॉर्क के साथ, यानी चलाओ तो आपको पता चलता है क्या चलाया आपने। और तीसरे गियर में 120 तक चली जाती है, यानी एक बेहतरीन कार जो सिर्फ कुछ गलतियों की वजह से लीजेंड में शामिल हो गई और फिर शायद चली भी जाए। क्यों? क्योंकि हम खरीदने को तैयार नहीं, हम लेने को तैयार नहीं अच्छी कारों को, सिर्फ इसलिए कि उनका सर्विस नेटवर्क या उनका शोरूम ज़्यादा दिखता नहीं हमें। मगर एक और भी कार है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, अभी अभी लॉन्च हुई है 2 साल पहले,
2 साल भी पूरे नहीं हुए। शानदार कार है, 5 स्टार क्रैश रेटेड कार है, उसके बावजूद लोग खरीद नहीं रहे। फीचर्स तो इतने भरे पड़े उसके भीतर कि शर्मा जाती है, उससे बड़ी कार है। मैं बात कर रहा हूं किया सीरोस की। ये गाड़ी 4000 यूनिट डिजर्व करती है, और मगर अफसोस की बात है 1000 यूनिट पे टिकी पड़ी है। क्यों? लोगों को समझ में नहीं आया इसका डिजाइन, जबकि उसी डिजाइन फिलॉसफी पे जिसपे कि डिफेंडर बनी थी, सीरोस भी थी। टाटा सिएरा धड़ल्ले से बिक रही है, विक्टोर्स धड़ल्ले से बिक रही है। अब सब कारें उसी डिजाइन को कॉपी कर रही है, और जीएसडब्ल्यू तो अपनी जेटू बिल्कुल सेम कॉपी उठा के ला रहा है। मगर लोगों को थोड़ा पहले आ गई तो समझ में नहीं आई, और नतीजा ये हुआ ये गाड़ी उतने नंबर्स में नहीं बिक रही। वजह क्या थी? इंडियंस को नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन चाहिए, जो इस कार में नहीं था। यहाँ टर्बो 1 लीटर जीडीआई इंजन दिया गया, और वो जीडीआई इंजन परफॉर्मेंस तो बड़ी अच्छी दे रहा था, मगर अफसोस की बात है कि वह उतना लोग पसंद नहीं किए उसे, क्योंकि एवरेज सिटी में कम दे रहा था। हम इंडियंस को सिटी में ज़्यादा एवरेज चाहिए, हाईवे पे ज़्यादा दे रही कोई बात नहीं, लेकिन सिटी में ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम 90% केवल सिटी में ही चलते हैं। ये वो सच्चाई है। यह गाड़ी बेहतरीन डीजल इंजन के साथ आती है, बेहतरीन ऑटोमेटिक के साथ आती है, और फीचर्स तो ऐसे कि पिछली सीट में भी वेंटिलेशन मिलता है, रिक्लाइनिंग मिलता है। यार ऐसी गाड़ियां कौन बनाता है? हाँ, किया ने बनाई और दी हमको, मगर हमें ही समझ नहीं आई। जो क्वालिटी चाहिए वो उसमें थी, जो बिल्ट क्वालिटी चाहिए थी वो भी उसमें थी, और जो सेफ्टी चाहिए थी 5 स्टार वो भी उसमें थी, फिर भी नहीं बिकी। क्यों? क्योंकि हम बहक गए लुक्स को डिफाइन करने में। और ये गाड़ी भी कल को क्या पता बदल जाए, या कुछ और ऑप्शन लेके आए, तो शायद इसके लिए जगह बन सकती है, और लोगों को समझ में आ जाए कि यह एक रियली कल्ट प्रोडक्ट है और लीजेंड में शामिल होने लायक भी है। मगर एक और कार है जिसके बारे में बात करूंगा, वो कार रियली बहुत डिजर्व करती है। 5 स्टार क्रैश रेटेड है वो भी, टाटा कर्व। एक्चुअली क्या था, उसका नेक्सॉन जैसा डिजाइन जब कूपे में आया तो एसयूवी कूपे कह के उसे बुलाया गया, और खूब अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस सॉलिड कार बेहतरीन लगी लोगों को। कुछ ने तो पीछे से उसे लैम्बोर्गिनी का नाम दे दिया, उरुस का नाम दे दिया, और सब कुछ हुआ उसके साथ। लेकिन सेल्स की बात आए तो केवल इलेक्ट्रिक ने हमें इम्प्रेस किया। कार इलेक्ट्रिक में ज़्यादा बिकती है, शायद आपको पता रहा, जबकि उसके पास पेट्रोल भी है, डीजल भी है, फिर भी इलेक्ट्रिक बिकती है। वजह क्या था? कंपनी ने फ्रंट फेस को नेक्सॉन जैसा ही रखा। ठीक है, वो नेक्सॉन पे ही बेस्ड थी, ये बात सबको पता थी, और वेरी फर्स्ट डे जब कॉन्सेप्ट दिखाया गया था तब भी हमने अपने वीडियो में कहा था कि नेक्सॉन के ऊपर बेस्ड है। मगर वह गाड़ी का फ्रंट फेसिया बदलना चाहिए था, उसे नया लुक देना चाहिए था, ताकि उसकी नेक्सॉन से अलग आइडेंटिटी बन जाए। यहाँ भी लोगों ने जरूरत से ज़्यादा डिमांड की, जबकि वो जरूरत भर का प्रोडक्ट है। आज भी मेरा मानना है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन बहुत बढ़िया है, डीजल तो जानदार प्रोडक्ट है, और इलेक्ट्रिक शायद बिकता इसलिए क्योंकि वो रियली बहुत अच्छा है, और 55 किलोवाट पैक के साथ तो उसका कह रही क्या। मेरा मानना है इसकी फ्रंट फेस को बदल के टाटा इसे एक और मौका देगी, और आगे फ्यूचर इसी तरह की डिजाइन वाली कारों का है, ये मुझे पता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक बढ़ता जाएगा, और इस तरह की कूपे वाली डिजाइन कॉमन होती चली जाएंगी। एरोडायनामिक ज़्यादा होती हैं, रेंज ज़्यादा दे पाती है, और शायद इसी वजह से इस सेगमेंट में बाढ़ है एक के बाद एक। ध्यान से देखें तो B6, 9e जैसे प्रोडक्ट शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप और भी ध्यान से देखें तो अभी विनफास्ट 4थी और 5वीं इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी बन गई, सिर्फ इसी डिजाइन की वजह से। उम्मीद है अब आप पूरी बात समझ गए होंगे कि क्यों ये कल्ट कारें मार्केट से छूट रही हैं, और उन्हीं लीजेंड में जाने वाली है जिनका पत्ता कट के जा चुका है। आपको क्या लगता है, इन कारों में से किस कार को आप सबसे ज्यादा मिस करने वाले हो? लिखना नीचे कमेंट सेक्शन में। और कौन सी कार जो इंडिया से जा चुकी है और आपकी यादों में बसी है, और किस शहर से हो, लिखना जरूर एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले कहाँ के लोग किस तरह की कार को सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए। मैंने जो मेहनत की है वीडियो में एक एक नाम ढूंढना, उनके बारे में बात करना, उनके बारे में बताना, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। अगर पसंद नहीं आया वीडियो तो डिसलाइक जरूर कर देना, कोई दिक्कत नहीं। और अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को, उनको भी पता चले कि लीजेंड कैसे बनते हैं, और जब चले जाते हैं तो कितना याद आते हैं। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को उनके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज पे शेयर कीजिए। देखते रहिए आस्क का गुरु।